हाँ जी, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट में मिलने वाले कंपनसेशन के असेसमेंट के बारे में कि किस तरीके से असेसमेंट किए जाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे डेथ केस का किस तरीके से कंपनसेशन कैलकुलेट होता है, फिर बाद में देखेंगे इंजरी केस का किस तरीके से कंपनसेशन असेस होता है। तो चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पर। इसे बताने के पहले, इसे कैलकुलेशन को बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनसेशन होता है वो आपकी इनकम पर आधारित होता है, आपके लिविंग स्टैंडर्ड पर आधारित होता है। सबके लिए बराबर कंपनसेशन तो दिया नहीं जा सकता। एक पुरानी कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। उस केस में क्या हुआ था, इस स्टोरी का मॉरल क्या था कि वहां का राजा था, उसने क्या करा था कि सारी चीजें बराबर कर देते हैं, सबको इक्वालिटी दे देते हैं, सब कुछ बराबर कर देते हैं, सारी चीजों के प्राइजेस सेम रहेंगे, दूध भी उसी कीमत पे मिलेगा, मिठाई भी उसी कीमत की मिलेगी, भाजी पाला भी उसी कीमत पे मिलेगा। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है ना। तो इसीलिए कंपनसेशन भी जो दिलाया जाना चाहिए वो उस अकॉर्डिंगली दिलाया जाना चाहिए। मान लीजिए एक कलेक्टर की डेथ होती है तो उसको कलेक्टर की हैसियत से कंपनसेशन मिलेगा, वही एक कंडक्टर की डेथ होती है तो उसे कंडक्टर की हैसियत से कंपनसेशन मिलेगा। देयर विल बी डिफरेंस एंड दैट इज वेरी मच जस्टिफिएबल। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ग्राउंड्स है जिनके आधार पर कंपनसेशन मिल सकता है। तो सबसे पहले आ जाता है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब आश्रितता। जितने भी आपके डिपेंडेंट्स हैं वो आश्रित थे जिसकी डेथ हुई है उस पर। फॉर दैट पर्पसेस जो उसकी डिपेंडेंसी होगी उसे कैलकुलेट करके लिखा जाएगा। अब वो कितनी होगी उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपका फ्यूनरल एक्सपेंस। अगर किसी की डेथ हुई है तो उसे जिस भी उसके कस्टम्स के अकॉर्डिंग, उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग, जिस भी तरीके से उसका फ्यूनरल हुआ होगा, अंत्येष्टि हुई होगी, उस अकॉर्डिंगली उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो फ्यूनरल एक्सपेंस। देन कंसोर्टियम। पहले इस ग्राउंड को लव एंड अफेक्शन कहा जाता था, हेल्प और गाइडेंस कहा जाता था, अब इसका नाम दे दिया है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब सहवास। बेसिकली पहले ये सिर्फ वाइफ के लिए हुआ करता था, लेकिन अब लव एंड अफेक्शन वाला क्लॉज हटा दिया है और उसको कंसोर्टियम से रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सबके लिए होता है। वाइफ के लिए कहा जाता है ओनली कंसोर्टियम, चिल्ड्रंस के लिए कहा जाता है पेरेंटल और फीलियल, इन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। बाकी ये होता है कंसोर्टियम। अच्छा, कंसोर्टियम के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर ऑफ प्रणय सेठी 40,000 रुपए पर पर्सन कंपनसेशन फिक्स कर दिया। मतलब अगर वाइफ है तो वाइफ को 40, जितने भी बच्चे हैं, अगर 3 बच्चे तो सबको 40-40-40, 2 पेरेंट्स दोनों को 40-40, जो भी आपका ऐड होगा वो टोटल कंसोर्टियम निकल करके आ जाएगा। ये लॉ, ये असेसमेंट का तरीका प्रणय सेठी की वर्डिक्ट से आया है। इसके बाद में फ्यूनरल एक्सपेंसेस को भी फिक्स करा हुआ है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए फिक्स कर दिए हैं प्रणय सेठी की ही वर्डिक्ट में। इसके अलावा एक और हेड है जिसके अंदर कंपनसेशन मिलता है, वो है लॉस ऑफ स्टेट। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए संपदा होता है, एक पावर मिलती है उससे, है ना। तो उसके लिए भी फिक्स कंपनसेशन कर रखा है, दैट इज ऑफ ₹15,000 इस केस में। प्लस प्रणय सेठी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेड किया था कि इन तीनों हेड में फ्यूनरल एक्सपेंस, कंसोर्टियम और लॉस ऑफ स्टेट, हर 3 साल में इस कंपनसेशन को, क्योंकि ये फिक्स कंपनसेशन कर रखा है, इसको हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाए। तो जो भी डेट ऑफ एक्सीडेंट होगी उस अकॉर्डिंगली, ये 2017 में जो जजमेंट आया था, जजमेंट डेट से हर 3 साल में 10-10% ये अमाउंट बढ़ते जाएगा। जैसे मान लीजिए 2023 में अगर किसी की डेथ हुई है तो 2017 से 20 वाला एक 10% बढ़ गया, उसके बाद में और 10% बढ़ जाएगा कब? 2023 में। तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा, है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है जब कंपनसेशन का आकलन करें। तो बाकी तो सारे फिक्स ग्राउंड से, इनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती है। बात आती है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो चलिए लॉस ऑफ डिपेंडेंसी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है उसे समझते हैं।
लॉस ऑफ डिपेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगी? इनकम पे, फिर एज पे कि उसकी पर्सन की एज कितनी है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट बोल लो या फिर ये बोल लो कि वो अपने आप पर कितना खर्चा करता होगा। अगर नंबर ऑफ डिपेंडेंट ज्यादा होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने आप पे कम खर्चा कर पाता होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कंपनसेशन कितना होने वाला है। एक फैक्टर और है इनकम के अलावा, इनकम के अलावा एक फैक्टर है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। मान लीजिए आज कोई पर्सन 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो वो जिंदगी भर तो 20,000 कमाएगा नहीं। डेफिनेटली देयर विल बी सम एनहांसमेंट विथ पीरियड ऑफ टाइम एंड विथ एक्सपीरियंस, यस और नो। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ा जाता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जोड़ने का भी एक तरीका है, मैं आपको चार्ट बता दूंगा, अभी ओरली बता देता हूं। ओरली ये है कि अगर 40 साल से किसी की एज कम है तो ये माना जाएगा कि 40% उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, 40% वो आने वाले टाइम में ज्यादा कमा सकता है। वहीं अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में परमानेंट जॉब में है, परमानेंट जॉब में, तो 50%। ऐसा ही अगर उसकी एज 40 से 50 है तो 25%, और यहां पर 30%, और अगर 50 से 60 है तो 10%, और यहां पर 15%। ये फिक्स कर रखे परसेंटेज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैलकुलेट करने के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। ये जॉब के लिए जहां पर फिक्स सैलरी नहीं हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, वहां के लिए, और ये गवर्नमेंट जॉब या फिर परमानेंट जॉब में, परमानेंट जॉब, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो इसका ध्यान रखना है जब हम इनकम कैलकुलेट करें तो हमें उसके साथ में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी ऐड करना है। अब दूसरा फैक्टर आ जाता है एज, कि एज के अकॉर्डिंगली किस तरीके से कंपनसेशन चेंज होगा। मान लीजिए अगर कोई 20 साल का है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? वो आने वाले 50 साल तक तो जी सकता है। 70 साल एक औसत उम्र है इंडिया में, तो माना जा सकता है कि वो 50 साल और जिएगा। वहीं अगर कोई पर्सन 50 साल का है तो माना जाएगा कि वो 20 साल ही और जी पाएगा, यस और नो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने के पर्पज से, है ना। तो इसलिए अगर एज कम होगी तो कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा अगर सेम इनकम वाले हैं तो। वहीं अगर एज ज्यादा होगी तो कंपनसेशन कम मिलेगा, है ना। तो उसके लिए एक चार्ट दे रखा है। ये चार्ट आया था सरला वर्मा के केस में, सुषमा थॉमस के केस में, इसके बाद में अब आया है प्रणय सेठी के केस में। इन सारे केसेस के जजमेंट हम वीडियो के नीचे साथ में अटैच कर देंगे जिससे कि आप वो जजमेंट्स पढ़ सकें। तो इनके कॉलम नंबर 4 में और प्रणय सेठी में तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में एक चार्ट बना हुआ है कि एज कितनी रहेगी तो मल्टीप्लायर कितने का लगेगा। वो आप वहां से देख सकते हैं, वहां से देखिएगा मल्टीप्लायर कितने का लगता है, वो आपको लगाना पड़ता है ना। उस हिसाब से कंपनसेशन कैलकुलेट होता है। फिर है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी ये मानी जाती है कि अगर कोई अनमैरिड पर्सन है तो उस केस में डिपेंडेंसी इज हाफ द इनकम, जो उसकी इनकम है उसका आधा ही वो अपने परिवार पे खर्चा करता होगा अगर अनमैरिड है तो ये माना जाता है। जबकि अगर मैरिड है और उसकी ज्यादा है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स तो उस केसेस में डिपेंडेंसी फिर बढ़ जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 3 डिपेंडेंट है फैमिली में तो ये माना जाता है कि वो अपने आप पर जो है ओनली 1/4 ही खर्चा करता होगा। उसका भी एक चार्ट बना हुआ है, वो भी हम आपको लिंक कर देंगे किस तरीके से कैलकुलेट होगा, है ना, वो भी लिंक कर देंगे। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे, डिपेंडेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। डिपेंडेंसी इक्वल्स टू इनकम प्लस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इनटू, ये मंथली इनकम लिए इसलिए 12 ले लेते हैं, ये मंथली इनकम है। अगर आप ईयरली लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 12 करने की आवश्यकता नहीं होगी, 12 महीने होते हैं इसलिए 12 का महीना मल्टीप्लाई करा है हमने। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होगा वो हमने नीचे जजमेंट दिया है, वहां से आप देख सकते हैं।
देन मल्टीप्लाई बाय, देन दिस मल्टीप्लाइड बाय डिपेंडेंसी, या फिर 1 माइनस सेल्फ एक्सपेंस। सेल्फ एक्सपेंस बोल लो, 1 माइनस सेल्फ एक्सपेंस, या बोल लो डिपेंडेंसी। ये जो भी आएगा यही आपकी डिपेंडेंसी निकल करके आएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल से भी कैलकुलेट करके बता देता हूं। मान लीजिए किसी की इनकम है 8,000, तो 40% उसके ऊपर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3200 मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय रिवेलेंट फैक्टर। मान लीजिए उसकी उम्र है 20 साल, तो 20 की उम्र में मल्टीप्लायर जो लगता है वो 18 का लगता है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए वो अनमैरिड है, वो किसी और पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करता है, तो कोर्ट ये मानती है कि अनमैरिड पर्सन 50% अपने आप पे खर्चा करता है, तो 50% डिपेंडेंसी रहेगी, डिवाइडेड बाय 1/2। ये आपका निकल करके आ जाएगा कंपनसेशन। क्या हो सकता है ये कंपनसेशन, कैलकुलेट करके देखते हैं। इंटू 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ डिपेंडेंसी। लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हो गया। अब इसके अंदर एड ऑन क्या हो जाएगा, ये सारे ग्राउंड्स इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगे, कंसोर्टियम, फ्यूनरल एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ स्टेट। ये 3 ग्राउंड्स आप ऐड कर देंगे इसके अंदर। जो मान लीजिए अगर 2 पेरेंट है तो दोनों को कंसोर्टियम 80,000 मिल गया, मतलब 40,000 इंटू 2 मिल गया, 15,000 जो है उसका फ्यूनरल एक्सपेंस हो गया और 15,000 उसके अंदर लॉस ऑफ स्टेट हो गया। अब इस पूरे को आप प्लस कर देंगे तो टोटल कंपनसेशन निकल आएगा। अच्छा, स्पेशल केसेस में कभी कभार कुछ कंपनसेशन बढ़ भी जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का डेथ कॉज होने के पहले उसका इलाज हुआ है, तो मेडिकल एक्सपेंस वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए उसकी डेथ कहीं बहुत दूर हुई है और वहां से उसे बॉडी लाना पड़ी और फ्लाइट से लाना पड़ गई, या किसी ऐसे मोड से लाना पड़ गई जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस हुआ हो, और उसके बिल्स आपने संभाल के रखे, तो आपको वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मिल सकता है। जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो भी आपको मिल सकता है। ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती है। डिपेंडिंग ऑन केस टू केस ये सारी चीजें वेरी कर सकती है, लेकिन ये भी एड ऑन ग्राउंड हो सकते हैं। आपको इनका भी ख्याल रखना है जब हम कंपनसेशन की प्रेयर करें, तो है ना, और जिस तरीके से हम प्लीडिंग कर रहे हैं उसमें, है ना, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये था मैनर जिस तरीके से कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाता है। आसान तरीके से बताने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट है वो हमने साथ में अटैच कर लिए, तो उन्हें जरूर पढ़िएगा, वहां से आपको क्लैरिटी होगी किस तरीके से कंपनसेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर ज्यादा नहीं पढ़ना है तो कम से कम प्रणय सिटी पढ़ लीजिए, प्रणय सिटी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।